नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में गंदा पानी पीने से फैले डायरिया से बुधवार तक 307 से अधिक लोग बीमार हो चुके थे। साथ ही बलुआ कस्बे में एक ही परिवार के 2 लोगों की कल मौत भी हो चुकी है। डायरिया के संक्रमण से आज 2 और की मौत हो गई। मरने वालों में बलुआ निवासी 28 वर्षीय भीमपुत्र शिव बच्चन और 5 वर्षीय सादिया की भी डायरिया से मौत हो चुकी है। जिले के डीएम राजेश कुमार अब तक 2 बार मुबारकपुर का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर पानी की सैंपलिंग कर रहे हैं। जिले के मुबारकपुर में डायरिया के संक्रमण का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले चरण में 70 मरीज संक्रमित हुए, जबकि दूसरे दिन सुबह यह संख्या 192 पहुंच गई, जबकि रात होते ही संख्या बढ़कर 250 हो गई। आज दोपहर तक संक्रमित मरीजों की संख्या 307 से अधिक हो गई। मुबारकपुर के अस्पताल की हालत ये है कि यहाँ बेड फुल हो चुके हैं और अस्पताल के ग्राउंड लॉबी व टेंट हाउस से आई चरपाई पर मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले में भले ही अब तक डायरिया से 4 मौतें हो चुकी हैं, पर प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिले के सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि अभी तक मेरी जानकारी में एक भी मौत नहीं हुई है। जो भी मौत हुई है उसकी जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से हो रही है। जिले के मुबारकपुर में डायरिया फैलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2015 में भी संक्रमण फैला था। 2019 में फैले संक्रमण में 6 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उस समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मुबारकपुर में रोज पानी के सैंपलिंग की व्यवस्था की थी, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था बंद हो गई, जिसके बाद एक बार फिर संक्रमण फैल गया। फिलहाल मुबारकपुर में प्रभावित क्षेत्र में सप्लाई वाटर की सैंपलिंग कराई जा रही है और लोगों तक डब्बाबंद पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोगों से जागरूकता बरतने की अपील भी की जा रही है। आजमगढ़ में नगर पालिका के अधिकारी मुबारकपुर की घटना के बाद से सचेत हो गए। आजमगढ़ नगर पालिका कर्मियों की ईओ विकास कुमार ने बैठक कर सप्लाई वाटर के क्लोरीनेटेड होने और जहां भी लीकेज की संभावना है उसे खत्म करने के निर्देश दिए। मुबारकपुर की घटना कहीं भी पुनरावृत्ति ना हो तो वो डीएम साहब के सख्त निर्देश हैं और हम लोग भी उस चीज़ के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं कि पानी हम जिन जिन जगहों पे वितरण कर रहे हैं हमारी टंकियों में क्लोरीनेशन टाइम से हो। लीकेज अगर कहीं होता है तो पाइपलाइन का लीकेज तुरंत सही हो जाए और किसी भी प्रकार से दूषित पानी किसी भी घर में हम स्वीकार नहीं करेंगे। और हमने अपने जलकल डिपार्टमेंट को भी इस चीज़ के लिए पूर्णतः जो है उनको भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए। मैं स्वयं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि पानी किसी भी स्थिति में दूषित ना होने पाए। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। पीड़ितों का हाल जानने अखिलेश यादव के प्रतिनिधि पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने मुबारकपुर अस्पताल का दौरा किया। पूर्व मंत्री ने यहां पर तैनात डॉक्टरों से मिलकर मरीजों का इलाज करने का निर्देश दिया। मुबारकपुर में डायरिया के लगातार बढ़ते मरीजों ने सरकारी अस्पताल की पोल खोल दी है। अस्पताल में बेड कम पड़ रहे हैं, इसके चलते टेंट हाउस से चारपाई मंगाई गई और उस पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही कई मरीजों को गलियों, चबूतरों व मैदानों में ड्रिप चढ़ाई जा रही है। जिले में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 307 से अधिक है। अखिलेश यादव 26 सितंबर को पूर्व मंत्री बलराम यादव की पुत्र वधू के 13वीं कार्यक्रम में आजमगढ़ के दौरे पर आए थे। तब उन्होंने कहा था कि सपा के प्रतिनिधि हमारे परिवार हैं और जिले की जनता के सुख दुख में शामिल होंगे। मुबारकपुर में डायरिया से पीड़ित परिवारों से मिलने आज दूसरे दिन सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव पहुंचे। पीड़ित मरीजों व परिजनों से मिलकर मदद का आश्वासन भी दिया। जिले के सीएमओ इंद्र नारायण तिवारी भले ही जिले में अभी तक एक भी मौत न होने की बात कर रहे हैं, पर संक्रमण से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बलुआ कस्बे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत कल ही हो गई थी, जबकि 2 की मौत आज हुई है। मुबारकपुर अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज तक में मरीजों को भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को नगर पंचायत सरायमीर क्षेत्र का भ्रमण कर जल जमाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां कहीं भी पानी इकट्ठा हो गया उसको निकालने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने नगर पंचायत सरायमीर के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया कि पानी की सप्लाई पाइपलाइन को तत्काल चेक किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां भी लीकेज हो उसे तत्काल ठीक करें ताकि घरों में हो रहे सप्लाई के पानी में गंदा पानी न मिलने पाए। उन्होंने कहा कि सप्लाई के पानी में मानक अनुरूप क्लोरीन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत सरायमीर के ईओ को निर्देश दिया कि संबंधित MOIC
से संपर्क कर क्लोरीन के टैबलेट प्राप्त कर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पंचायत के सभी सभासद एवं एनजीओ कर्मचारी टीम बनाकर जल जमाव वाले क्षेत्रों में क्लोरीन की टैबलेट वितरित करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही सभी नागरिकों को जागरूक किया जाए कि उबला हुआ पानी ही पिएं। पानी में क्लोरीन की टैबलेट डालकर पानी पिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस, राजस्व एवं नगर पंचायत के अधिकारी मिलकर पुराने बंद ड्रेनेज को चेक कर पुनः ड्रिल करें ताकि परंपरागत तरीके से पानी की निकासी सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत के क्षेत्रवासियों से अपील की कि अगले 15 दिन बहुत सतर्क रहें। उन्होंने सभी नागरिकों से कहा कि जिसने भी अवैध कब्जे किए हैं उसे खाली कर दें, जिससे सफाई की व्यवस्था एवं पानी निकासी को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन में जमा हुए पानी को निकालने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन, तहसीलदार तथा पुलिस के अधिकारी रेलवे अथॉरिटी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध किया कि आप लोग भी सहयोग करें तथा क्षेत्रवासियों को जागरूक करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के अंतर्गत बागेश्वर नगर कॉलोनी, चांदमारी एवं अन्य जगहों के पास भारी वर्षा के कारण हुए जल जमाव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ एवं खंड विकास अधिकारी पलहनी को जल निकासी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सरायमीर, डीपीआरओ लालजी दुबे तथा पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। शहर के जल जमाव की जो समस्या है उसको देखते हुए ली गई है। एक तो सबसे पहले नगर पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि इनकी जो पाइपलाइन है उनको सब कुछ चेक कर लें, कहीं ऐसा लीकेज वाली स्थिति ना हो जिससे कि जो घरों में पानी जा रहा है उसमें गंदा पानी चले जाए और किसी भी तरह की कोई महामारी से जन्म ले सके। तो वो आज ये लोग चेक करेंगे। दूसरा, अपना जो भी पानी सप्लाई है उसमें क्लोरीन की मात्रा को बढ़ाएंगे, जो भी मानक है उसके अनुसार। साथ में आपके MOIC से संपर्क करके आप क्लोरीन की टैबलेट प्राप्त करेंगे और हमारे जो सभी सभासदगण हैं या फिर कोई NGOs हैं या आपके कर्मचारी की टीम बना के जिन जिन जगहों पे जल जमाव है वहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट वितरित करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि वहाँ पे क्लोरीन की टैबलेट डाल के ही पानी पिए। और अगले 10 और 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये पानी घटता है तो तब बीमारियाँ होने का डर रहता है, तो इसमें ये भी प्रचार प्रसार करेंगे कि उबला हुआ पानी पिए। मेरे आपसे भी अनुरोध है कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ें लोगों तक पहुँचेगी तो अच्छा रहेगा। एक तो उबाल के पानी पिए, सबसे सुरक्षित पानी वही होता है। और दूसरा, क्लोरीन की टैबलेट का इस्तेमाल करें। और तीसरा, जो नगर पालिका को निर्देश दिए हैं, एक तो अपनी पाइपलाइन चेक कर लें, साथ में जो ड्रेनेज का, जैसे आपके माध्यम से हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि पुराने ड्रेनेज जो है वो बंद कर दिए गए। उन ड्रेनेज को पुराने हमारे नक्शे निकाल के तहसील और पुलिस और नगर पालिका, नगर पंचायत तीनों मिलके उसको ड्रेनेज पैटर्न पर समझेंगे और उस ड्रेनेज पैटर्न को वापस जीवित करेंगे, जिससे कि जो पानी का जल जमाव का जो पुराना ट्रेडिशनली जोग्राफिकल जो रूट है नालों के माध्यम से जो जाता है वो वापस जीवित हो सके और पानी की निकासी हो सके। ये चीज़ तीनों, राजस्व, पुलिस और नगर पंचायत, इन तीनों के अधिकारी मिलकर करेंगे। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आपकी जो जानकारी है, क्योंकि आप पुराने यहीं के वासी हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो वो भी आप ज्ञान यहाँ पे देंगे। और मेरा सभी नागरिकों से भी यही अनुरोध है कि देखिए, अगर कहीं आपने कब्जा किया है तो जनहित में और आपके स्वयं के हित में ये है कि उस कब्जे को हटा लें, स्वतः खाली कर लें। बाकी अन्यथा प्रशासन और पुलिस के पास पूरे एक्ट और बाकी सभी प्रावधान है कि उसमें कार्रवाई करके वो कराया जा सकता है। तो पूरी व्यवस्था करेंगे। साथ में रेलवे की जो बात है उसमें SDM साहब और तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब सब मिलके रेलवे अथॉरिटी से बात करेंगे। हमने भी एक लेटर भेजा, हम उसको परस्यू करते हैं। अगर जो एक रूट बताया गया ऊपर तक ना ले जाने का, उसको भी चेक किया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है मेरा आपके माध्यम से सभी यहाँ के आसपास के गांव और नगर पंचायत के नागरिकों से कि अगले 15-20 दिन संभल के रहें। आजमगढ़ शहर में कई कॉलोनियों में पिछले 15 दिन से लगा जल जमाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि पानी के लगे रहने से काफी गंदगी हो गई और संक्रामक बीमारियों का भी खतरा हो गया है। प्रशासन तमाम विभागों के संबंध में से पानी निकालने में लगा है, लेकिन अगर फुल स्पीड से भी काम हो तो भी 4 दिन लगेगा। 16 सितंबर को हुई बारिश से आजमगढ़ शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। 3 तरफ से शहर को घेर कर बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर आ गई, जिससे शहर का पानी भी नहीं निकल पाया। स्थिति ये हुई कि 15 दिन पूर्व जल जमाव अभी तक नहीं हटा।
और तमाम कॉलोनियों के निवासी गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हो गए। जो सक्षम थे वो तो कहीं और शरण ले लिए, लेकिन जो मजबूर थे उनके लिए यहाँ रहकर जीना मुहाल हो गया। शासन प्रशासन की तरफ से दावे होते रहे, लेकिन अभी तक यहाँ के निवासियों को परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल सकी है। बहरहाल नगर पालिका प्रशासन अन्य विभागों के समन्वय से पंपों के सहारे पानी निकालने की व्यवस्था कर रहा है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि फायर ब्रिगेड, चीनी मिल, सिंचाई विभाग, बाढ़खंड से मिले पंपों से कई इलाकों से पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। संभवतः 4 दिन लग सकता है। इसके अलावा पानी में कहीं संक्रमण ना हो, इसके लिए क्लोरीन बांटने की व्यवस्था हो रही है और एंटी लार्वा दवाइयों का भी छिड़काव किया जा रहा है। डीएम साहब ने जो बैठक की थी, डीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट थे और जिनकी मदद से हम ये पानी निकाल सकते थे, सभी लोगों को बुला के और एक इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग की गई थी। उसका परिणाम ये रहा कि हमें संसाधन जो हमारे पास लिमिटेड थे, तो उन संसाधनों में उन सभी डिपार्टमेंट ने भी सहयोग देके हमारे संसाधनों को बढ़ा दिया और उसका नतीजा ये रहा कि 2 प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे हम पानी तकरीबन टोटल ड्रेन आउट कर चुके हैं। आज शाम तक वो और एकदम से बिल्कुल पानी का जमाव ख़त्म हो जाएगा, चांदमारी में, और दूसरा प्लेस है मड़िया में। तो कुछ पंप हमको जो है फायर ब्रिगेड वालों ने अवेलेबल कराया। चीनी मिल से हमको 20 HP का पंप मिला, एक 7.5 HP का मिला, एक 3 से 4 HP का मोनो ब्लॉक मिला, ठीक है। और सिंचाई विभाग से भी हमें कुछ पंप मिले। बाढ़खंड वाले जो है डीजल पंपों के लिए जो है डीजल देने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से जो है, और यहाँ पे 20 HP हम करीब 8 पंप से पानी निकाल रहे थे बागेश्वर में। अभी वर्तमान में पालिका के संसाधनों से वो निकल रहा था। वहाँ पे 20 HP का पंप लगाने के लिए प्लेटफॉर्म वगैरह बन गया है और ह्यूम पाइप डाल के आज शाम तक हम उस पानी को भी निकालना जो है सुनिश्चित कर लेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए कि अगर जिस हिसाब से हम पानी निकालने की व्यवस्था कर चुके हैं, उस हिसाब से तो संभवतः जो है 3-4 दिन में कोल घाट का पानी निकल जाना चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। सर, दवाओं का वितरण, छिड़काव? दवाओं का वितरण और छिड़काव के लिए हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे और उसमें उन प्रयासों को बढ़ाते हुए हमने आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट से कोलैबोरेशन किया। उन्होंने जो आपदा मित्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर हमने 5 टीमें बनाई हैं, जिसमें 4-4, 5-5 आपदा प्रबंधन के बच्चे हैं, आपदा मित्र हैं। उनके साथ उनका एक लीडर है और हमारा डिपार्टमेंट के एक आदमी उनके साथ मिलकर जितने भी बाढ़ प्रभावित एरिया हैं, इवन हम पूरी नगर पालिका को ही कवर अप कर रहे हैं। क्योंकि पानी भरा हुआ एरिया, वहाँ का भी पानी, और कई बार लीकेज के थ्रू भी जो पानी पहुँचता है पाइपलाइन से, उसके भी दूषित होने की संभावना बनी रहती है। तो इस मौसम में पानी किसी भी प्रकार से जो है दूषित ना होने पाए, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने टीमें बना दी हैं। वो सारी टीमें जो हैं घर घर में जाके सारे लोगों को क्लोरीन की टेबलेट का वितरण सुनिश्चित करेगी। पूर्व में भी हमने कराया था, लेकिन हम उसको अब बहुत बृहद पैमाने पे लेके जा रहे हैं। दवाइयों का छिड़काव हमने अपनी गाड़ियों के माध्यम से शुरू कर दिया है और एक व्यवस्था हम और करने जा रहे हैं कि हम अपने टैंकर में जो दवाइयाँ हैं और उनको इस्तेमाल करने का प्रेस्क्रिप्शन के साथ अपने आदमी हर मोहल्ले में भेजेंगे और लोगों को उनके घरों में अपनी साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम में उन सब दवाइयों को डालने का भी प्रशिक्षण देते हुए उनको दवाई घर घर में भी उपलब्ध कराएंगे। इसको आज से लेकर कल तक हम इसको जो है कर लेंगे। जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना अंतर्गत 3 तलाक का एक मामला आया है, जिसमें पति ने दूसरा निकाह कर पहली पत्नी को सबके सामने तलाक देकर मारपीट घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला इन दिनों मायके में रहकर न्याय की गुहार लगा रही है। कानून बनने के बाद भी 3 तलाक का मामला शांत नहीं हुआ है। एक महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति ने उसको सड़क पर बुलाकर मेरे पिता और ससुर के साथ ही दर्जनों लोगों की मौजूदगी में 3 तलाक देकर मारा पीटा और भगा दिया। इसके बाद जब महिला ऑटो पर बैठकर थाने पर शिकायत दर्ज कराने जा रही थी तो आरोपियों ने पीछा कर फिर उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की। किसी तरह से महिला बच सकी। महिला का ये भी आरोप है कि उसके पति शहबान ने दूसरा निकाह कर लिया और वो कहता है कि पैसे के दम पर कानून से बच जाएगा। महिला ने अपने 5 वर्षीय बेटी को लेकर परेशान है और वो तलाक नहीं चाहती। पीड़ित महिला तलाक के बाद भी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए पति के साथ ही रहना चाहती है। हमारे घर से सब हमें निकाल दिए थे, फिर गए बुलाए, सब रोड पे मार पीट किए। मैं अपने ससुर का पाँव तक पकड़ ली। मेरा शौहर वहाँ पर आया और 3 तलाक जबान से दे दिया। कुछ लोग थे वहाँ पर, कोई कुछ नहीं बोला।
हमको अतरौलिया थाने भी नहीं जाने दिए। सब हम जाना चाहे तो पीछा करते पूरा कप्तानगंज तक आए। हमें लगा कि हम इसी थाने में घुस जाएं तो सब नहीं जाने दिए। और जब वो तिलाक दिए तो मेरे अब्बू थे वहाँ पर मौजूद। सिधारी थाने पे आए तो यहाँ पर भी नहीं सुनवाई हुई। वहाँ जितने लोग थे मेरे गांव के, मन्नी था, छोटू, मेरा जेठ अरशद, अप्पू और मेरे ससुर थे, ये सब थे। तो कह रहे हैं कि जाने दो इसको, पहले मार के फिर ऑटो में घसीट के वीडियो बना लिया जाएगा। हम लोग के पास पैसा है, कानून कुछ नहीं करेगा। हमें अतरौलिया थाने सब नहीं जाने दिए। उधर से हम आए जब तो कप्तानगंज तक पीछा करते रहे हमारा, वहाँ पर भी नहीं घुसने दिए। सिधारी थाने पे सुनवाई नहीं हुई। और सुबह में हम लोग गए अतरौलिया थाने, वहाँ इतना पैसा दे दिए थे सब कि वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मेरा शौहर शादी कर लिया है और 3 तलाक बोल कर शादी किया, एक बार पूरा 3 तलाक दिया है। अब मेरी बच्ची है, इसके बारे में भी नहीं सोचा, वो शादी चुपचाप कर लिया। आज रात में बारात लेकर जाने वाला है और निकाह उसका हो गया है। शादी को कितने साल हो गए थे? हमारे शादी को 6वां साल चल रहा है। तो बच्चे भी थे? मेरी एक बच्ची यही है, इसका 5वां साल लगा है अभी 11 अगस्त से। तो 3 तलाक आपको कैसे दिए, कहाँ पर बुला के दिए, क्या फोन पर? वहीं रोड पर, फोन पर नहीं दिए ना व्हाट्सएप से दिए हैं। रोड पर मेरे अब्बू थे वहाँ पर और कुछ लोग भी वहाँ करते, जो लोग ये बात उनसे कहे कि आप तलाक दीजिए, हम लोग गवाही कर देंगे। उसका बाप गरीब है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर बुलाया तो क्या कहेगा? वही बुलाया कह के कि घर पे आ जाओ। अब बुलवा कर हमें वहाँ पर मार पीट किया। मैं अपने ससुर का पाँव तक पकड़ ली, लेकिन मुझे चौराहे से गांव में घुसने नहीं दिए। ऑटो वाला था, ऑटो वाला मेरे बड़ी अम्मी का लड़का था, उसको भी सब मारे, उसको भी मारे। मेरी अम्मी हट गई, मेरी अम्मी भी थी, मैं इसको हटा दी कि अभी तुम्हें मार देंगे तो क्या होगा। मेरे अब्बू अकेले थे और वहाँ मौजूद 50-60 लोग थे, 1-2 लोग नहीं थे। 50-60 लोग से ज़्यादा, कुछ यादव कास्ट के थे, कुछ मुस्लिम थे, ये सब थे। अब मेन इसमें है मन्नी है, छोटू है, अरशद है, अप्पू है, अब मेरा शौहर साहबान है। आप लोग एसपी ऑफिस गए थे? हाँ, आज गए थे। कप्तान साहब ने क्या कहा? वो कहे हैं कि कार्रवाई होगी। पता दिए थे कुछ लोग कि कल लेकर जाएगा बारात, तो आज ही रात में लेकर जा रहा। 23 तारीख को निकाह किया है। आप क्या चाह रही हैं? हम उसके साथ रहना चाह रहे हैं। हमें रहना, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी एक बच्ची है, किस हक से किसको अब्बू बुलाएगी? हमें हमारी बच्ची खातिर, हमें वो जैसे रखेगा, जहाँ रखेगा, अगर टपरा भी डाल के रखेगा, भूखा रखेगा, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन 3 तलाक को दिया है हमें। हाँ, और रोड पर 3 तलाक मेरे अब्बू के सामने दिया, जो कि वो सब पैसा वाले हैं और वो सब कह रहे हैं कि कानून तो पैसा पे चलता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूरा शोर था, हल्ला था कि 25 तारीख, जो कि शादी हो गई है 23 तारीख को। हाँ, महिला जब इसकी शिकायत करने थाने पर गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थकी हारी महिला जब पुलिस अधीक्षक के पास अपनी शिकायत लेकर गई, पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित महिला को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिए। थाना अतरौलिया की एक महिला हमारे सामने पेश हुई थी और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र देकर ये आरोप लगाया गया था कि उनके पति ने बिना किसी कारण के तलाक कहकर उन्हें तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। उसमें दहेज का भी कारण दर्शाया गया था, जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। इस संबंध में मेरे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए गए हैं थाना अतरौलिया को, और उसमें मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आवश्यक साक्ष्य आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में दंगा सांप्रदायिक विवाद करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन ने रेड स्कीम तैयार की है। शहर और देहात के थानों को 2 जोन में बांटने के बाद सैकड़ों पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर रेड कार्ड दिए गए हैं। जोन में यदि कहीं सांप्रदायिक घटना होती है तो सभी को बिना किसी आदेश के तत्काल मौके पर पहुंचना होगा। वर्तमान ड्यूटी उनके काम में बाधक नहीं बनेगी। रेड कार्ड धारक पुलिसकर्मियों के नाम और नंबर की सूची सभी थानों पर भेज दी है। त्योहार के समय में विवाद करने, दंगा फैलाने की कोशिश करने वालों से निपटने के लिए खास तौर पर रेड स्कीम तैयार की है। आजमगढ़ में गुरुवार को दंगा नियंत्रण के अंतर्गत शहर में पुलिस ने रिहर्सल किया है। रेड स्कीम नाम से इस रिहर्सल में शहर को 2 जोन व 6 सेक्टर में विभक्त किया गया है। आजमगढ़ शहर में दंगा जैसी आपात स्थिति को त्वरित कार्रवाई कर नियंत्रित करने के लिए किए गए इस रिहर्सल में 2 सीओ, 6 थाना प्रभारी, 50 दरोगा व 125 कांस्टेबल को लगाया गया।
शहर के 43 पॉइंट को चिन्हित किया गया है जहां से शहर को सील करने या ट्रैफिक डायवर्जन करने में सहूलियत हो सके। एसपी सिटी पंकज कुमार ने बताया कि पॉइंट के जरिए तय किया गया कि कौन पुलिस बल किस थाने से कहां सबसे पहले पहुंचेगा। इसके अलावा डे में किसकी ड्यूटी रहेगी, नाइट में किसकी ड्यूटी रहेगी, इसको भी निर्धारित किया गया। कार्रवाई आपात स्थिति में शहर को नियंत्रित करने के लिए की गई है। आजमगढ़ शहर में गंगा नियंत्रण स्कीम रेड स्कीम का पूरा रिहर्सल किया गया है। इसके तहत पूरे सिटी को 6 सेक्टर में और 2 जोन में बांटा गया है। जोन स्तर पर सीओ स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है और सेक्टर में इंस्पेक्टर थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। पूरे इस जो रिहर्सल है इसमें करीब हमारे 43 पॉइंट जो है मतलब सिटी के बनाए गए हैं और सारे पॉइंट जो मतलब जिसमें सिटी को सील करने वाले पॉइंट्स हैं और ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट्स हैं उनको बनाया गया। रूफटॉप ड्यूटी भी लगाई गई है और इस तरीके से इसमें करीब 50 SI, 126 कांस्टेबल, 6 SO और 2 CO डिप्लॉय किए गए हैं। इसका मकसद ये है कि किसी भी ऐसी स्थिति जो कभी उत्पन्न होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पूरा इसका रिहर्सल किया जाता है। रिहर्सल में ये भी निर्धारित है कि किस पॉइंट पर अगर इस तरह की स्कीम लागू होती है कौन पुलिस बल किस थाने से कहाँ पहुँचेगा, वो तुरंत वहाँ पहुँच के उस स्थिति को नियंत्रित करेगा। इसी का ये रिहर्सल किया गया है। सर, डे नाइट का जो इशू होता है उससे पुलिस निपटने के लिए किस तरीके से ये भी निर्धारित है कि डे में कौन रहेगा और नाइट में दो शिफ्ट में बांट के ड्यूटी लगाई जाती है और ये पूर्व निर्धारित होता है कि डे में कौन सी पुलिस ड्यूटी करेगी और रात में कौन सी पुलिस ड्यूटी करेगी। सर, संवेदनशील इलाकों को किस तरीके से जो सारे संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया और उन पर फोर्स को डिप्लॉय किया। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कई दशक पूर्व बनाए गए सरकारी आवास रखरखाव के अभाव में जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। इन आवासों के बाहरी तथा भीतरी हिस्से देखभाल के अभाव में काफी बेकार हो चुके हैं। कई आवासों में फर्श और प्लास्टर की स्थिति काफी दयनीय है। इतना ही नहीं, जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से घरों से निकलने वाला पानी सड़कर बजा रहा है। इन आवासों के कर्मचारी अपना पैसा खर्च कर कई बार मरम्मत कराते हैं। आवासों में रहने वाले कर्मचारियों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन जिम्मेदारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। महकमे की तरफ से मरम्मत कार्य न होने से आवास जर्जर हाल में हो गए। हल्की बारिश होते ही छत से पानी रिसने लगता है। पुराना भवन होने के कारण स्वास्थ्य कर्मियों को काफी दुश्वारियां उठानी पड़ती है। भवनों के टूटे फर्श और प्लास्टर की कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को मरम्मत खुद के पैसे से करनी पड़ती है। जिले के अधिकांश सरकारी भवनों व आवासों की हालत दयनीय बनी हुई है। प्रशासन व विभागीय अधिकारी औरों को सफाई सहित अन्य कई चीजों के बारे में नसीहत देते हैं, लेकिन सरकारी भवनों व आवासों की दयनीय हालत खस्ता बनी हुई है। इस वजह से इनमें रहने वाले सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास छोड़कर किराए के मकानों में रहते हैं। धीरे धीरे ये भवन अब खंडहर बन चुके हैं और कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता है। करोड़ों रुपए से निर्मित सरकारी भवनों की खस्ता हाल को देखकर प्रशासन जानबूझकर बेखबर बना हुआ है। इन सरकारी आवास से पानी के रिसाव होने के कारण पौधे उगने शुरू हो गए। पिछले कई साल से भवन की छत से पानी रिस रहा है और दीवारों में दरारें आ गई, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जर्जर हो चुके इन भवनों के चलते कर्मियों की जान का खतरा लगातार बना रहता है। लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ रहते हैं। ज्यादातर आवासों की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। इनमें जगह जगह से दरार आने लगी है। कर्मचारी डरे सहमे अपने दिन व रात काट रहे हैं। रूम के अंदर चला जाता है, दीवार में पानी समस जाते हैं, हाँ, दीवार टूट टूट के गिर रहे हैं सब। यही सब तो है कंडीशन। काफ़ी पुराना हो चुका है। इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने इसको लेके SIC से कोई बात की थी? कहा था ये? SIC से बहुत पहले हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लगभग कितने आवास होंगे यहाँ पे लोग रह रहे हैं? यहाँ 25 तो हॉस्टल को छोड़ के वही देख ही रहे हैं। चार इसमें है, 4-12 ये हैं, अब बाकी वो साइड में। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में USA, लंदन, बहरीन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालान स्मिता शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़।
हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स। प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।